जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त, हमारा ये सेशन रिवीजन होने वाला है आपके टेंथ क्लास के लिए। जल्द ही आपका त्रैमासिक परीक्षा को देखते हुए दोस्त हमने आपको एक रिवीजन सीरीज लाया है जिसमें आप कुछ चैप्टरों का रिवीजन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उनके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को आप सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा आज जो चैप्टर है दोस्त, हम देखने वाले हैं इसमें द्विघात समीकरण को। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के तथ्यों को, उनके शब्दों को, उनको जो भी सूत्र हैं, उनके फॉर्मूले हैं, उन चीज़ों को एक बार समझेंगे। उसके थ्रू एक बार गो थ्रू हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ आपने अभी तक द्विघात समीकरण में आपने क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद कुछ लगभग 25 से 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्त, उसे हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्त, चलते हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं, पहले हम रिवीजन करेंगे। चलिए दोस्त देखिएगा, लगभग एक सवा घंटे का वीडियो लगभग करने की कोशिश करेंगे दोस्त, जिसमें आप सभी तथ्यों को रिवीजन कर लें और जो हमने आपको लगभग 30-25 क्वेश्चन होंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। आइए चलिए चलते हैं दोस्त, जल्द से जल्द समझते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, आप देखेंगे और समझेंगे। आप ये सब पहले पढ़ चुके हैं दोस्त, इसमें आपको ज़्यादा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार रिवीजन करना है। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिएगा, द्विघात समीकरण है। चर x, जैसा कि आप जानते हैं दो संख्याएं होती हैं, चर और अचर होती हैं, जिसमें चर जो संख्या होती हैं x, y, z, ए बी सी डी, ये सब चीज़ें चर संख्या में आती हैं। वहीं अगर अचर संख्या की बात की जाए दोस्त, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होती है? अचर संख्या होती है। ये आप बहुत पहले से जानते हैं। और द्विघात समीकरण को आप किस प्रकार लिखते हैं देख सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर, ये जनरल फॉर्म इसका, यानी इसका सामान्य रूप है। इसे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। किसी भी बहुपद को अगर 0 के बराबर इक्वल कर देंगे तो वह क्या कहलाया जाएगा? वो समीकरण हो जाएगा दोस्त। ये बहुत पहले ही आप जानते होंगे के रूप में लिखा जाता है, जहां ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है दोस्त? वास्तविक संख्या है। और तथा ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर आपको कभी भी आ जाए क्वेश्चन में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए बी सी एक अवास्तविक संख्या है यानी वास्तविक संख्या नहीं है, तो क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो आप असत्य बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए बी सी जो भी ये 3 संख्याएं हैं दोस्त, किसमें है? वास्तविक संख्या में होनी चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझेंगे दोस्त, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के यानी किसी भी समीकरण, कोई भी समीकरण होता है दोस्त, उसका मूल का मतलब ये होता है कि वैसा संख्या। ध्यान से समझिएगा दोस्त, हम जल्दी जल्दी बताने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम समझा नहीं रहे हैं, सिर्फ तथ्यों को आपके पास शब्दों के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं। आप पहले ये सब पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। समझिएगा दोस्त, मूल उसे कहते हैं कोई ऐसी संख्या अगर किसी समीकरण में, द्विघात समीकरण में अगर पुट की जाए, यानी उसके जगह पर x की अगर हम मान लेते हैं, अगर वो समीकरण में पुट किया जाता है, अगर पूरे समीकरण की वैल्यू जो हो 0 के बराबर हो जाती है, तो उस संख्या को हम मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्त, एक वास्तविक संख्या अल्फा मान लिया गया है, वो क्या है? अल्फा है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 का मूल कहलाएगी अगर हम x के जगह पर अल्फा रखेंगे और पूरे समीकरण किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अगर पूरे समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा तो वो उसका मूल कहलाएगा। अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो उसका मूल नहीं कहलाएगा। अब आइए तीसरा पॉइंट समझिएगा। द्विघात समीकरण देख सकते हैं, ये पुनः जनरल फॉर्म में के मूल वही होते हैं जो द्विघात समीकरण के शून्यक होते हैं। यानी कि शून्यक और मूल एक ही चीज़ को कहा जाता है दोस्त। यानी कि अगर कभी भी आपको कह दे कि अगर आप किसी भी द्विघात समीकरण का मूल बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि वैसी संख्या जो पूरे समीकरण को शून्य कर दे, और जब वो संख्या उस समीकरण को शून्य कर दे रही है, तो उसी को हम शून्यक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्त? उसी को हम शून्यक नाम देते हैं। आगे चलिएगा, समझिएगा दोस्त, इसमें आपने गुणनखंडन की विधि पढ़ा होगा। गुणनखंडन की विधि द्वारा एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, यानी कि ये कह रहा है कि आपने इसमें गुणनखंडन करना, एक प्रोसेस है गुणनखंडन करना दोस्त। उसके थ्रू आप किस प्रकार किसी भी समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे, इसमें इस बारे में ये बात कह रहा है। देखिएगा, यदि हम एक द्विघात बहुपद, यानी कि जो द्विघात बहुपद यानी कि वो 0 के बराबर
नहीं लिखा गया है, समझिएगा। बहुपद उसे कहते हैं जब कोई भी बीजीय व्यंजक संख्याएं प्लस माइनस चिन्हों के साथ जुड़ी हुई हों तो उसे बहुपद कहेंगे, और वही बहुपद जब इक्वल के बराबर कर देंगे तो वो समीकरण कहलाएगा। आपके सामने देखिए दे दिया है क्या है कि द्विघात बहुपद है कोई ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है दोस्त। ये आप पढ़े होंगे, गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले इसका गुणनखंडन करेंगे। आप गुणनखंड करने की विधि पहले भी पढ़े होंगे दोस्त। हमने सिंपल मध्य पद विभक्त आप पढ़े होंगे, मध्य पद विभक्त पद को विभक्त कर कर हम गुणनखंडन प्रोसेस करते हैं, यानी कि ए और सी को आपस में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद बी को इस प्रकार हम तोड़ते हैं कि उसको जोड़ने पर बी आए परंतु गुणा करने पर ए और सी के बराबर आए। ये हमारा गुणनखंडन विधि है मध्य पद विभक्त द्वारा करने के लिए। अब देखिए ये के रैखिक गुणनखंडों को शून्य के बराबर करके द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात किया जाए। यानी कि ये कह रहा है कि दोस्त अगर आपके पास कोई भी बहुपद द्विघात बहुपद दे दिया, अगर उसका आप मध्य पद विभक्त द्वारा जो आप गुणनखंडन करना जानते हैं उसके द्वारा गुणनखंडन कीजिएगा, और उसके गुणनखंडन के बाद जो द्विघात बहुपद है था उसका दो रैखिक पद निकलेंगे, समझिएगा। अगर ax² प्लस bx प्लस c है, ये इसका गुणनखंडन करने जा रहे हैं दोस्त, तो इसमें कोई आपको दो नंबर आएंगे जो रैखिक होंगे। क्या होंगे, रैखिक होंगे, यानी कि रैखिक होने का मतलब उनका घात क्या होगा, 1 होगा। अब इन दोनों रैखिकों को, इन दोनों पदों को 0 के बराबर पुट करेंगे। किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर, और वहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे। जो x का मान आएगा दोस्तों वही क्या हो जाएगा, उसका शून्य क्या मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। अब समझिएगा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञान, यानी कि दो तरीके हैं। एक गुणनखंडन प्रोसेस द्वारा आप किसी भी द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का आप मूल निकाल सकते हैं या शून्यक निकाल सकते हैं, और एक दूसरी विधि है दोस्त पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में आप पढ़े होंगे कि कोई भी आपके सामने अगर बहुपद आ जाए या फिर समीकरण आ जाए तो आप उसको किस प्रकार पूर्ण वर्ग के रूप में बनाएंगे, ये आप प्रोसेस पढ़े होंगे दोस्त। जब आप उसको पूर्ण वर्ग बना लेंगे तो जब पूर्ण वर्ग बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके बराबर आप 0 कर देंगे, तो आप वहाँ से x का मान निकाल लेंगे। इस प्रकार आप पूर्ण वर्ग बनाने के पश्चात किसी भी समीकरण का आप मूल निकाल सकते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, एक उपयुक्त अचर को जोड़कर और घटाकर हम उसमें x² और x के पदों के साथ मिलाते हैं ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए और उन्हें x का हल मिल जाए। यानी कि आप पूर्ण वर्ग बनाना जानते हैं दोस्त, प्रोसेस करना जानते हैं, किए होंगे बहुत सारे क्वेश्चन इस पर। उसमें सिंपल क्या किया जाता है आप देख सकते हैं, एक बार देखिए ध्यान से। जैसे आपका दे दिया दोस्त x² है, x² मान लेते हैं दे दिया है, और आपको दे दिया है 4x है और प्लस 2 है। ये आपको कोई भी एक बहुपद दे दिया है, इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो आप सिंपल जानते थे सबसे पहले क्या किया जाता है, x² किया जाता है, और इसको हम ये जो नंबर है इसको कुछ नहीं किया जाता है, चुपचाप जो नंबर है जो है वो सिर्फ लिख दिया जाता है, और जो ये बीच वाला नंबर है 4x इसको ही सिर्फ तोड़ना रहता है। इस नंबर को छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्त। जो 4x यानी कि है, अब इसको हमको x प्लस एक नंबर के रूप में बदलना है, यानी कि a प्लस, समझिएगा, इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, एक फॉर्म में लाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा। तो किस प्रकार लाएंगे, ये आप इसका फार्मूला जानते हैं, a² होता है प्लस b² होता है और प्लस 2ab होता है। a² है, x² है, b आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 2 को लिख सकते हैं √2 में, और इसको यहाँ पर आप क्या करेंगे 2ab के फॉर्म में ले आएंगे, और इस प्रकार 2 को बैलेंस करने के लिए 1/2 से करेंगे। उसी जब हो जाएगा दोस्त तो उसके बाद एक संख्या सिर्फ बचेगी जो सिर्फ b होगी। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर बखूबी अच्छे तरीके से हम बताएंगे, वो सिर्फ संख्या b बचेगी, और वही संख्या है उसका b² आप प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। जब b² प्लस और माइनस करेंगे तो वही एक संख्या जो बचती है जिससे आप जोड़कर या घटाकर उससे हम क्या करते हैं, एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं, और उसके पश्चात हम x का हल करते हैं। ये एक प्रोसेस से एक थ्रू आप हो जाइए, क्या क्या आप पढ़े हैं एक बार दिमाग में हो जाना चाहिए। आइए चलते हैं, एक आप पढ़े होंगे द्विघात सूत्र होता है दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं b² - 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण आपको दे दिया गया है दोस्त, आप देख सकते हैं a² + b² + c बराबर 0 के वास्तविक मूल क्या होंगे, आप ये देख सकते हैं। ये इस प्रकार लिखा गया है दोस्त। आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका द्विघात सूत्र जो है कोई भी द्विघात सूत्र
हुआ या गुणनखंडन हुआ या फिर आपका पूर्ण वर्ग बनाकर, इन सभी चीज़ों से हम सिर्फ मूल निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं दोस्त? मूल निकाल रहे हैं, यानी x का वैल्यू निकाल रहे हैं, या उसमें y है तो y का वैल्यू निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -by प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2a। यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है दोस्त, इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पर मिसप्रिंट है दोस्त। यही चीज़, ये फार्मूला लिखा हुआ है, यही है द्विघात सूत्र। आप इसे पढ़े होंगे, किस प्रकार द्विघात सूत्र निकाला जाता है दोस्त, ये बखूबी आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। ये सिंपल इसका द्विघात सूत्र रूल है, इसके थ्रू आप किसी भी x का वैल्यू, किसी भी समीकरण के वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें देखिए दोस्त, जो b² - 4ac होता है, इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल D से, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसको हिंदी में देख लीजिए विविध कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविध कर बोलते हैं। और आप इस प्रकार d = b² - 4ac, या फिर आपको जब द्विघात सूत्र लिखना होगा तो आप डायरेक्ट -b प्लस माइनस अंडर में d बटा में 2a लिख सकते हैं। ये हमारा अभी तक, और ये आपका लास्ट पॉइंट रहा दोस्त, ध्यान से समझिएगा। एक द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व, यानी कि एक द्विघात समीकरण में मूल्य कैसे होंगे, क्या होंगे, वो कैसे भिन्न होंगे, या एक ही जैसे होंगे, या अवास्तविक होंगे, या वास्तविक होंगे, ये सभी चीज़ें किस प्रकार पता चलती हैं। तो आप उसका जब विविधकर देखते हैं, यानी क्या देखते हैं? विविधकर, यानी कि डी देखते हैं, उसका डी देखते हैं। क्या देखते हैं? डी देखते हैं। सब में क्या देखते हैं? डी देखते हैं। अब देखिए पहला कंडीशन क्या है? दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर आपको कोई समीकरण दे दिया गया है, ध्यान समझिएगा, अगर कोई आपको समीकरण दे दिया गया है, अगर उसका आप डी निकालें, डी निकालने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर, यानी b² - 4ac, यही डी है। क्या है? यही डी है। अगर यह डी निकाल रहे हैं और 0 देन मतलब 0 से बड़ा है, कितना है? 0 से बड़ा है, तो उसके जो हमेशा जो मूल आएंगे दोस्त, वो भिन्न होंगे। क्या होंगे? अलग अलग होंगे, यानी कि 4 3 या 3 2, मतलब दोनों होंगे अलग अलग होंगे। और वास्तविक संख्या होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक संख्या, मतलब वैसी संख्या है जिन्हें आप नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, या जिसे आप लिख सकते हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। या फिर ये कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय की संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या, यानी वो सिर्फ जो वही नंबर आएंगे जो आप एक नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, वही नंबर आएगा। और दोनों क्या होगा? भिन्न होगा, यानी अलग अलग होंगे। और वही जब आप डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो जाएगा, यानी 0 के बराबर हो जाएगा, यानी b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि कोई भी समीकरण आपके सामने लिखा है, उसका b² - 4ac कर रहे हैं, अगर वो 0 प्राप्त हो जा रहा है, तो उसका भी मूल जो होगा वास्तविक ही आएगा, परंतु दोनों मूल समान होंगे। कैसे होंगे? कैसे होंगे उनके मूल? कैसे होंगे दोस्त? दो बराबर मूल होंगे। कैसे? दोनों, यानी 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, यानी एक ही नंबर होंगे, वही मिलेंगे आपको, ये देख सकते हैं। अब देखिए, अगर वही कहीं d लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि कहीं b² - 4ac कर रहे हैं, अगर वो माइनस में आ जा रहा है नंबर, तो पहला कंडीशन उसके मूल अवास्तविक होंगे, यानी वास्तविक नहीं होंगे। यानी कि वो आपके नंबर लाइन पर जितने भी नंबर दर्शाए जाते हैं, जितने भी परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, उनमें से कोई भी संख्या आपको नहीं मिलने वाले हैं, वो अवास्तविक हो जाएंगे, यानी कि वो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ये आपका कंडीशन हो जाएगा। ये आपका रिवीजन हो गया दोस्त। टोटल आप इस चैप्टर में जितने भी चीज़ें आपने पढ़ा, फॉर्मूले पढ़ा, जितने भी तथ्य हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सभी एक बार में हमने प्रॉपर रिवीजन कर लिया। अब चलिए, अब चलते हैं अपने प्रश्नों को करते हैं। और प्रश्नों से ज़्यादातर अभी तक जितना भी आपने देखा समझा, सभी चीज़ें प्रश्नों से पूरा एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए चलते हैं प्रश्नों को करते हैं। चलिए दोस्त, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब अभी तक आपने देखा, हमने बखूबी अच्छे तरीके से जितने भी चर, फॉर्मूले, द्विघात सूत्र क्या होते हैं, मूल उसके क्या उनके गुण होते हैं, वो वास्तविक होते हैं, दो बराबर होते हैं, या भिन्न होते हैं, या अवास्तविक हैं, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ रखा। सूत्र भी पढ़ लिया। गुणखंडन किस प्रकार किया जाता है, हम गुणखंडन विधि से किस प्रकार मूल निकाला जाता है, वर्ग पूर्ण वर्ग बनाकर किस प्रकार मूल निकाल जाता है, या द्विघात सूत्र से किस प्रकार मूल निकाल जाता है, ये सभी हमने एक बार में देख लिया है, रिवीजन कर लिया है। अब बस आप प्रश्नों के थ्रू इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से आप गो थ्रू हो जाएंगे और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्त, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देखिएगा दोस्त, पहला क्या कह रहा है? बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि इनके
प्रश्नों में ऑप्शन दिए गए होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। सिंपल बात, द्विघात समीकरण वो होंगे दोस्त, अगर कोई भी प्रश्न बना रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें x का पावर मैक्सिमम पावर अगर 2 आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी उसमें चर नंबर है, अगर चर नंबर का मैक्सिमम जो पावर अगर 2 आ रहा है तो वो द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अगर 2 नहीं आएगा, 1 आएगा या उससे अधिक होगा तो द्विघात समीकरण में नहीं होगा। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, समझते हैं। देखिएगा, अब जैसे ये है x² + 2x + 1 दिया है और ये है, तो आप इसे क्या करेंगे, ये 4 - x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस x² हो जाएगा, -8x होगा, +3 होगा। और इधर क्या है आप देख सकते हैं, इधर क्या है दोस्त, आपका x² है, +2x है, +1 है। अब देखिए ये इधर प्लस में है या ये भी इधर प्लस में है, अब इधर जाएगा दोस्त, इसमें ये प्लस में इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस है, ये माइनस और ये क्या है, प्लस है, ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए, अब ये दोनों कट जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर x है और इधर सिर्फ यही x है, तो यानी कि आपको इस प्रश्न में x के पावर सिर्फ 1 नज़र आ रहा है, 2 नज़र आएगा तभी द्विघात समीकरण होगा। आप देखें कि x² इधर आ गया और कट गया, तो यानी कि आपके प्रश्न में x के पावर यानी घात में 2 नहीं है, सिर्फ 1 नज़र आ रहा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यानी सिंपल बात कि अगर आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने के पश्चात अगर आपको उसमें x के पावर में अगर 2 नज़र आ रहा है तभी वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें देखते हैं इसे। अब इस साइड बराबर की साइड क्या है, x² है, -2x² है। अब देखिए, अब इधर है, अब इधर गुणा करेंगे। अब इसको आपको इससे गुणा करना पड़ेगा, इससे गुणा करना पड़ेगा, पुनः इससे गुणा करना पड़ेगा, पुनः इससे गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अब इतना, और ये ऑप्शन का क्वेश्चन है दोस्त। कैसा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन का क्वेश्चन है। आप इसे बैठ कर करने नहीं लगेंगे, हम गुणा करने का देखने नहीं लगेंगे, और उतना देखेंगे तो ये सभी चीज़ें छूट जाएंगी। अब समझिएगा इसे करना कैसे है, हमको द्विघात समीकरण, हमको सिर्फ द्विघात समीकरण देखना है, यानी कि हमको सिर्फ ये देखना है कि x के पावर सिर्फ 2 नज़र आना चाहिए। 2 नज़र आ गया, बाकी उसके अलावा क्या नंबर है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ जो भी उसमें चर होगा, यानी जैसे इस क्वेश्चन में x चर है तो इसमें x के सबसे मैक्सिमम पावर देखना है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो द्विघात समीकरण बोल देंगे। अब देखिए, हमको सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए, इससे और यहाँ से मतलब होना चाहिए। अब देखिएगा, अब यहाँ से गुणा करेंगे इसको, समझिएगा। अगर -x और इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, -2x² हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आप -x का और ये 2x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x² हो जाएगा। अब समझिएगा, अब बराबर के इस साइड आपका -2x² है, कितना है, बराबर के इस साइड -2 है, बाकी क्या है, गुणा है, वो सब प्लस माइनस में सब आ जाएंगे। कितना आएगा उससे हम कुछ नहीं मतलब है, हमको मतलब है सिर्फ x के पावर में 2 से मतलब है। तब देख सकते हैं इधर माइनस में, अगर यही बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, +2x²। जब 2x² हो जाए तो ये इससे कट जाएगा, यानी कि हमारा जो x² वाला है वो कट गया, तो ये भी नहीं होगा। मतलब हमको गुणा पूरा नहीं करना है दोस्त, समझिएगा। ये ऑप्शन का क्वेश्चन है, आपको पूरा बनाना नहीं। ये 3-4 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं है कि आप पूरा गुणा करेंगे और कर देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब देखेंगे, हाँ एक एक स्टेप करेंगे, नहीं एक एक स्टेप नहीं करना है। इसमें द्विघात समीकरण सिंपल पूछा है, सिंपल आपको करना है, x का सबसे मैक्सिमम पावर देखना है। अगर हो रहा है उसके साथ 5 आए, 10 आए, 1 लाख आए या कोई अदर नंबर आए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको x के पावर का देखना है, अगर वो है तो द्विघात समीकरण है और नहीं है तो नहीं है। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ समझिएगा दोस्त, ये कह रहा है x² आपका दे दिया है और यहाँ पर एक x है और ये बराबर कितना दिया है, 7 के दिया है, और k बराबर कह दिया है -1 है। अब एक बार यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप कितना भी करेंगे दोस्त तो इधर आपको x² ही मिलेगा। अब हमको -1 पुट करें, यानी कि अगर हम -1 यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो ये कट कर क्या हो जाएगा दोस्त, समझिएगा। ये -1 है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, k बराबर -1, ये +1 है, ये कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x² का किसी के 0 होगा तो ये पूरा x² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। और जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये होगा ही दोस्त। अब आप इसे टिक कर आगे बढ़ जाएंगे, चेक भी कर सकते हैं। आप देखिए, चेक करेंगे, ये x² है, x³ है -a²। अब देखिए यहाँ से x³ वाला कंपोनेंट आएगा, x³ वाला आएगा और ये यहाँ पर प्लस में आएगा और इधर आएगा तो ये माइनस में, यानी कि इधर आप ध्यान से समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं दोस्त। अगर आप
इसे एक्स क्यू है, इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे तो एक्स क्यू आएगा, -1 आएगा, -3x हो जाएगा, और ये आपका x-1 होगा। ये इस प्रकार होगा दोस्त। और एक्स क्यू इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में है, और इधर प्लस में है, तो ये दोनों कटकर जीरो हो जाएगा, और हमारा एक्स स्क्वायर सिर्फ बच रहा है। जब एक्स स्क्वायर सिर्फ बच जा रहा है, उसके अलावा और क्या नंबर बच रहा है हमको उससे नहीं मतलब है, इस वजह से यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। इस तरह लगाना है दोस्त, आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, गुणा पूरा नहीं करना है, सिंपल एक्स स्क्वायर वाला जो कंपोनेंट है उसको उठाना है, गुणा करना है। अगर गुणा करना है तो करें गुणा, अगर नहीं गुणा करना है, सिर्फ प्लस माइनस से हो जा रहा है तो अपना प्लस माइनस कर एक्स स्क्वायर वाला कंपोनेंट देखिए, और अगर मिल जा रहा है तो है, और नहीं मिल रहा है तो नहीं है। आप समझे होंगे हम क्या करें, एक बार और चलिए देखिएगा। अब इसमें देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें यानी कि इसमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है। आप समझिएगा, हमने आपको क्या बोला था, हमने सिंपल बोला था सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला कंपोनेंट पकड़ो। अगर उससे अधिक कंपोनेंट है यानी एक्स क्यू वाला भी है तो वो देखो कि एक्स क्यू वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट जा रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है, तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ से, अब यहाँ से समझिएगा, अब पूरा कैलकुलेशन इसको करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सिंपल देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये 2 आ जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? 2x स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या बन रहा है, 4x स्क्वायर बन रहा है। अब बाकी हमको इससे कुछ नहीं मतलब है, अब बाकी हमको इससे कुछ नहीं मतलब रखना है दोस्त, समझिएगा। अब बराबर के इधर 2x स्क्वायर है, क्या है, बराबर के इधर 2x स्क्वायर है, और इधर क्या है, 4x स्क्वायर है, यानी कि कभी भी किसी भी कंडीशन में ये दोनों कट कर जीरो नहीं होंगे। हो सकता है नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इधर 2 है, इधर जाएगा तो ये होगा 2x स्क्वायर हो जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा कंपोनेंट बच रहा है, यानी कि यह क्या है, समीकरण है। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, नहीं है। अब बी को ध्यान से देखिएगा, बी में ध्यान से देखिएगा, हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको प्रोसेस से ध्यान से देखिए, समझिए दोस्त। आप ऑप्शन में ऐसे ही करेंगे, अगर आप पूरा गुणा करने आप फार्मूला लगाकर गुणा करने बढ़ जाइएगा तो सब चौपट हो जाएगा, समय निकल जाएगा, समझिएगा। अब देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट पकड़िए और इसमें एक्स स्क्वायर कंपोनेंट पकड़िए। अब ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये भी क्या है, समीकरण है, द्विघात समीकरण है। लेकिन हमको क्या चेक करना है, नहीं है। अब समझिएगा, अब देखिएगा, अब इसमें चेक कीजिए, अब इसमें चेक कीजिए, यहाँ का पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है दोस्त। इसमें माइनस प्लस नहीं लिखा हुआ है, इसके हम पेंडिंग पे डाल दे, छोड़ते हैं। इस सामने इसमें देखिए, डी का देखिए, डी देखिएगा। अब इसमें देखिएगा दोस्त, इसमें अगर आप इसका स्क्वायर करने जाएंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा इसका फॉर्मूला। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स का पावर 4 आपको मिलेगा, और एक मिलेगा आपको 4x स्क्वायर मिलेगा। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाकी क्या मिलेगा उससे हमको नहीं मतलब है, हमको सिर्फ चेक करना है दोस्त, क्या हमको द्विघात समीकरण चेक करना है। और इधर देखिएगा, एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 4 है, ये एक्स के पावर 4 वाला इधर तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमने क्या बोला था, कोई भी क्वेश्चन को सबसे पहले ये देखिएगा कि एक्स की सबसे मैक्सिमम पावर क्या है। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्त, 4x स्क्वायर आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 4x क्यूब भी है, यानी इस सवाल में 4x क्यूब भी है, तो यानी इसका नामकरण हो जाएगा क्यूबिक। क्या नामकरण हो जाएगा, क्यूबिक। द्विघात समीकरण नहीं होगा इसका नाम, क्या, इसका नाम द्विघात समीकरण नहीं होगा। और इसमें प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है दोस्त, ये मिसप्रिंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। एक से रुकिएगा दोस्त, ध्यान से समझिएगा, हमको क्या चेक करना है, यहाँ इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें मिसप्रिंट है। ये आपका हो गया द्विघात समीकरण, ये भी हो गया द्विघात समीकरण, और हमको क्या चेक करना था, नहीं है, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा चेक करने का सिर्फ यही प्रोसेस है दोस्त, सिर्फ हमको एक्स जो भी क्वेश्चन है, गुणा करना है, भागा करना है, जो भी करना है वो करना है। सिर्फ हमको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर मौजूद है, अगर नहीं है तो नहीं होगा, अगर उससे बड़ा भी है तो भी नहीं होगा। चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में, समझिएगा दोस्त। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी कि अभी हमने आपको समझाया, दो तथ्यों को जब पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको बताया, शून्य कि अमूल के बाद जब भी आ जाए तो अगर वो बोल रहा है कि 2 है, तो यानी कि आप इसमें से चेक करेंगे कि अगर हम किस में 2 रख दे रहे हैं एक्स के जगह पर तो वो शून्य हो जा रहा है। अगर वो शून्य नहीं होगा समीकरण तो उसका 2 मूल्य नहीं होगा। तो अब आइए चलते हैं, इसमें एक्स रखते हैं, एक्स की जगह पर 2 रखते हैं, यहाँ पर एक्स की जगह पर 2 रखिएगा तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर रखिएगा ये 8 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। अब देखिएगा ये किसी हालत में 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि यह जो समीकरण है
इसका मूल 2 नहीं होगा। और हमको क्या प्राप्त करना है, कोई ऐसा समीकरण जिसका मूल 2 हो। अब आइए चलिए चलते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें आप x जब 2 रखिएगा ये 4 हो जाएगा, इसमें रखिएगा +6 हो जाएगा और इसमें आपका हो जाएगा, तो ये कभी भी 0 के बराबर ये भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, मूल चेक करना है। अब मूल उसी को कहते हैं दोस्त, किसी भी समीकरण का मूल उसी को कहते हैं जब वो नंबर रख रहे हैं तो वो पूरे समीकरण को 0 कर दे। अगर 0 नहीं कर पा रहा है तो वो उसका मूल नहीं है। अब आइए इसे देखते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए ये 8 6 14, ये माइनस, यानी कि ये 0 के बराबर हो जाएगा और ये आपका समीकरण हो गया जिसका मूल्य क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें रखेंगे तो नहीं होगा दोस्त, देखिए एक बार रख कर देख लीजिए। ये आपका हो जाएगा, चाहते हैं 12 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा लेकिन ये -2 बच जाएगा जो नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि जो समीकरण ये 2 रखने पर 0 आ जा रहा है वही उसका मूल कहलाएगा, उस समीकरण का मूल कहलाएगा। ये आपका मूल क्लियर हो गया। शून्यक भी उसी को कहते हैं दोस्त। शून्यक यानी कि अगर वो संख्या है उसमें रख रहे हैं बहुपद में, तो अगर पूरे बहुपद या समीकरण को 0 कर दे रहा है उसी को मूल या शून्यक हम कहते हैं। चलिएगा समझेगा। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्त, समझेगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, समझेगा दोस्त। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है, यानी कि इसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया दोस्त कि जो समीकरण हम दिए हैं वो 1/2 उसका मूल है। क्या है, मूल है। तो k का मान निकालना है। तो सिंपल बात, हमने अभी बोला कि अगर उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, पहले ही बोल कर रख दिया है कि जो हम समीकरण दिए हैं उसका मूल 1/2 है, यानी कि जाहिर सी बात है कि 1/2 उस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाना चाहिए। तो ये रखिए 1/4 हो जाएगा, यानी x की जगह पर 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये -5/4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आइए यहाँ से k का मान निकालिए, देखिए क्या होता है। यहाँ से सबका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से सबका एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये k होगा और एक सेकंड रुकिएगा, ये आपका यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका 1 होगा, यहाँ से लेंगे तो 2k हो जाएगा और यहाँ से लेंगे तो -5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और आपको मिलेगा 2k - 4 = 0 और k बराबर आपका 4/2 हो जाएगा, यानी 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने से कीजिएगा दोस्त, समझिएगा कैसे हुआ। बस प्रोसेस ध्यान में रखिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो समीकरण हम दिए हैं उसका मूल क्या है, 1/2 है और k का मान निकालना है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान रखिए। इससे ये ऐसा क्वेश्चन आएगा लेकिन ये नंबर नहीं आएंगे, ऐसा समीकरण नहीं आएगा। आपको कुछ और समीकरण दे देगा, बोलेगा कि ये समीकरण है और इसका मूल 2 है, बताइए p का मान क्या है। उसमें p दे देगा या m दे देगा या s दे देगा, कोई भी अदर नंबर दे देगा, लिख देगा कि उसका मान बताइए। और सिंपल प्रोसेस इसमें यही है दोस्त। अगर किसी भी समीकरण का कोई मूल दिया हुआ है तो उसमें उस समीकरण के मूल को रखेंगे तो वो पूरे क्या कर देगा, 0 कर देगा और वहाँ से आप k का मान निकाल लेंगे, जैसे आपने 4 में निकाला। हम जल्दी जल्दी इसमें इसलिए समझा रहे हैं दोस्त, क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके हैं। आपके त्रैमासिक को देखते हुए हमने ये सीरीज लाया है ताकि आप जल्द से जल्द चीज़ों को एक बार फिर से रिविजन कर लें और अपने 28 तारीख को जो होने वाला एग्जाम है उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। अब देखिएगा सामने, देखिएगा दोस्त, निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है। सिंपल बात है दोस्त, हमने आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा दोस्त, किसी भी समीकरण का मूल आप जब द्विघात समीकरण का मूल निकालने जा रहे हैं तो उसमें 2 मूल होते हैं, मान लें अल्फा और बीटा है। अगर आप इस द्विघात समीकरण का मूल पढ़े होंगे, अगर उनका सम का फॉर्मूला होता है -b/a और उनके मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है c/a। अब आइए चलिए, क्या कह रहा है कि मूलों का योग क्या है, 3 है। मूलों का योग क्या है, 3 है। अब देखिए इस समीकरण में किस मूल का योग 3 है। अब मूल का योग 3 यानी कि 2 मूलों का योग क्या है, अल्फा और बीटा का योग क्या है, -b/a। यानी कि आप -b/a चेक करेंगे और आइए देखते हैं -b/a, यानी यहाँ पर इस समीकरण में अगर -b/a लिखेंगे तो 3/2 होगा, लेकिन हमको कितना कह रहा है, 3, ये नहीं होगा। अब इसका चेक करेंगे, समझिएगा। अब इसका चेक करेंगे तो -b/a चेक कीजिए, ये -3 हो जाएगा और ये -1 यानी 3 आएगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, -x² + 3x - 3 इसका आंसर हो जाएगा। हमने इसमें क्या क्या समझिएगा, इसमें यह है, आपने इसमें पढ़ा होगा दोस्त, किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल होते हैं उनके मूलों का योग होता है -b/a और उनके मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो हमने बस वही किया है, जो मूलों का योग
फार्मूला बैठाए हैं मूलों का योग का, और हमने -b और a रखे हैं, और उससे हमको मिल गया 3। तो जो जिस समीकरण से 3 मिल जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। अब आइए चलिए 6 क्वेश्चन में समझिएगा। के वे मान जिनके लिए द्विघात समीकरण दिया हुआ के मूल बराबर होंगे। समझिएगा, के का वैसा मान निकालना है कि जो समीकरण ये दिया हुआ है, जो ये समीकरण दिया हुआ है दोस्त, मूल बराबर होंगे। तो हमने आपको 3 कंडीशन मूलों के बारे में पढ़ाया था। जब आपका b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो उनके मूल बराबर नहीं होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन वास्तविक संख्याएं होंगे। और हमने दूसरा कंडीशन पढ़ाया था, दोस्त b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा तो उसके मूल दोनों बराबर आएंगे, दोनों बराबर आएंगे और वास्तविक आएंगे। अगर वहीं पर b² - 4ac अगर लेस देन आ जा रहा है 0 के, तो वो वास्तविक नहीं होंगे, उनके जो मूल होंगे वास्तविक नहीं होंगे। तो आपको क्या कंडीशन दे रहा है? सेकेंड वाला कंडीशन दे रहा है, यानी कि अगर b² - 4ac बराबर 0 का बात कर रहा है। क्यों? कि इसने पहले ही कह रहा है कि मूल क्या है? बराबर है। मूल क्या है? बराबर है। अब आइए b² - 4ac रखिए। b क्या है इसमें? समझिएगा, b क्या है लिखिएगा, k है। क्या है दोस्त? k² -4, a क्या है? 2, a क्या है? 2, c क्या है? k, और ये 0 के बराबर है। अब यहाँ से देखिएगा, ये k² हो जाएगा और इसको कीजिएगा तो -8 k हो जाएगा और 0 हो जाएगा। समझिएगा, अब आपको मूल बराबर हो और k का मान निकालना है। तो समझिएगा, k का मान यहाँ से k कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा k -8 बराबर 0, यानी कि k बराबर 0 भी होगा और 8 भी होगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। समझिएगा, हमने कैसे निकाला? हमने कोई भी समीकरण हो गया दोस्त आपको दे दिया है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। आपके समीकरण बदल सकते हैं। आप कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, कैसे कर रहे हैं वो ध्यान में रखिए। कोई भी समीकरण आपको दे देगा, अगर उसका कोई भी मान पूछ रहा है और उसने पहले कंडीशन रख दिया है कि उसके जो मूल है बराबर है, तो आपके उसके अंदर जो भी m हो जाएगा, p हो जाएगा, जैसे इसमें k है, k का मान पूछ दे रहा है, तो उसी प्रकार उसमें जो भी m, p, s कुछ भी दे सकता है उसका मान पूछ देगा। तो सिंपल बात है दोस्त, अगर मूल बराबर करने की बात कर रहा है तो सिंपल आप b² - 4ac बराबर 0 पुट कर दीजिएगा, और b का मान रखिएगा, a का मान रखिएगा और c का मान रखिएगा। उसके थ्रू आपको जो भी उसमें पूछ रहा है आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्त। समझेगा। अब 7वां क्वेश्चन हम जल्दी कराने का क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्त। क्यों? क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हैं, आप पहले से समझ चुके हैं, इस वजह से हम इन क्वेश्चनों के थ्रू आपके सभी फैक्टों को, सूत्रों को, सभी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। समझेगा दोस्त, क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण ये दिया गया है को हल करने के लिए इसमें अचर को जोड़ना और घटाना चाहिए। यानी कि कह रहा है दोस्त, समझेगा कि पूर्ण वर्ग पहला नंबर बनाना है। अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो कितने नंबर को, कौन से नंबर को जोड़ना होगा या फिर घटाना होगा, आप हमको निकाल कर बताइए। आइए चलिए चलते हैं, समझते हैं। इससे पूर्ण वर्ग बनाना आपको समझाते हैं, एक बार बताते हैं, समझिएगा। एक सेकंड रुकिएगा दोस्त। आइए चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। क्या है हमारा? 9x² है, 9x² है प्लस 3/4x है माइनस √2 बराबर 0 है। एक बार देख लेते हैं। 9x² प्लस 3/4x माइनस √2 देख लेते हैं। आइए चलिए देखिए, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं दोस्त, क्या बता रहे हैं? आपको पूर्ण वर्ग बनाना। समझिएगा, एक बार ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। एक सेकंड रुकिएगा दोस्त सिर्फ। एक सेकंड सिर्फ। 9x² माइनस 3/4x माइनस √2 बराबर 0। क्या है? एक बार देखो, 9x² प्लस 3/4x माइनस √2। देखिएगा, अब समझिएगा दोस्त, इससे हम क्या बना रहे हैं? पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। अब पूर्ण वर्ग बनाकर ये प्रोसेस है दोस्त, आपके सामने कोई भी आप
समीकरण दे दे, कैसा भी दे दे, उसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे हम आपको बता दे रहे हैं। एक बार प्रोसेस ध्यान से देख लीजिएगा और आप कैसा भी नंबर रहे आप इसी प्रकार करेंगे और आसानी से कर ले जाएंगे, समझिएगा। पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। अब देखिए दोस्त, ये 9x² है, क्या हम इसे 3x² लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब देखिएगा प्लस यहाँ पर 3/4x इसको लिख देते हैं और -√2 है, इसे हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, समझिएगा। जो भी समीकरण आपके सामने आएगा उसमें आप कभी भी ये वाले नंबर को, जो सिर्फ अचर नंबर दिखाई दे रहा है, उसको कभी भी मत छेड़िएगा। अब आपको छेड़ना किसे है? इसको छेड़ना है, समझिएगा। 3/4 x को आपको छेड़ना है और इस प्रकार इसको लिखना है दोस्त कि आपका समीकरण बदले नहीं, समीकरण बदलना नहीं चाहिए, हर हाल में वो समीकरण आना चाहिए। अब चलिए आइए लिखते हैं, समझिएगा। ये आप 3x² इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब समझिएगा, अगर हम इसे पूर्ण वर्ग बनाना चाहेंगे तो आपके पास पूर्ण वर्ग का 2 फॉर्मूले आते हैं, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। 2 फॉर्मूले आते हैं पूर्ण वर्ग में, आपको बनाएंगे तब आपको यही 2 फॉर्मूले आपके सामने आएंगे, समझिएगा। आप एक हो जाएगा a² + 2ab + b², ये इसका होगा। और इसका क्या हो जाएगा दोस्त? a² - 2ab + b², ये इसका हो जाएगा। यानी कि हमको किसी भी हाल में a + b या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, समझिएगा। अब हमने a² हो गया, इसका भी a² हमने a² कर लिया है। कोई समस्या यहाँ पे? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। a² हमने कर रखा है जो 3x का होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब हमको करना है 2ab। अब देखिए यहाँ पर प्लस आ गया है चिन्ह, यहाँ पर क्या आ गया है? प्लस आ गया चिन्ह, यानी कि हमको अब प्लस वाला लेकर चलना है, यानी कि हमको इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं, हमको प्लस वाले का ही काम है। अब समझिएगा, अब इसको हमको 2ab के फॉर्म में करना है तो सबसे पहले हम इसमें 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको फॉर्मूले में 2 है, इसलिए हमको 2 चाहिए। लेकिन हमने एक्स्ट्रा लिखा है दोस्त, हमने एक्स्ट्रा लिखा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। अब देखिए 2 लिख दिए हैं, 1/2 लिख दिए हैं, ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए हैं। क्या हो गए? एक दोनों आपस में बैलेंस हो गए हैं, यानी कि हमने अभी तक समीकरण में कुछ भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। और इसको आप जस के तस यहाँ पर लिखेंगे -√2। अब समझेंगे दोस्त, समझेंगे ध्यान से। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हमको 2 हो गया, अब ए लिखना है। ए क्या है? 3x है। ये क्या है दोस्त? 3x है। तब हम आइए चलिए लिखते हैं, समझिएगा। लिखते हैं 3x। क्या हो गया दोस्त? ये 3x हो गया। अब बटा में हम 4 लिखते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा जो यहाँ पर 3x/4 है, हमने पहले भी बोला है दोस्त कि समीकरण कभी भी चेंज नहीं होने चाहिए। आप उसमें कुछ भी लिखिए, कुछ भी जोड़िए, घटाइए, समीकरण जो मूल समीकरण है वही मूल समीकरण होना चाहिए, कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या चेंज हुआ है। देखिए ये हमने 3x का होल स्क्वायर लिखा था, यानी 9x² लिख सकते हैं। चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। अब समझिएगा, यहाँ पर हमने 2 × 1/2 × 3x/4 लिखा है। अब ये कट कर 1 हो जाएगा, बचेगा क्या? 3x/4। ये क्या है? 3x/4। चेंज हुआ है? नहीं चेंज हुआ है। अब सिंपल, अब देखिए, अब यहाँ पर माइनस क्या है दोस्त? -√2 है। यहाँ पर भी -√2 है, यानी कि इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, -√2 है, यानी कि हमारा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है। कुछ भी चेंज है? नहीं चेंज है। फाइनली दिमाग में यही रखना है कि हमको कुछ भी जोड़ना है, घटाना है, अंत में हमको समीकरण अपना चेंज नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा, एक स्टेप और आगे आते हैं, एक स्टेप और आगे आएंगे। अब देखिए इससे 3x² होल स्क्वायर लिख देंगे। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3xa हो गया, और बाकी जितना भी बचा दोस्त आपने 2 लिख दिया। हम फॉर्मूले में हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको फॉर्मूले में ले जाना है। अगर फॉर्मूले के रूप में आ गया तो आप डायरेक्ट उसका वर्ग फॉर्म लिख सकते हैं। हम फॉर्मूले में ले जाने के लिए ही ऐसा 2 लिख रहे हैं और 3x ऐसा लिख रहे हैं। अब देखिए हमने ये आपका a² हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये हमारा
ए हो गया और बाकी जितना भी बच रहा है, अब बच क्या रहा है ध्यान से देखिएगा, बच क्या रहा है दोस्त, तो आपका बच रहा है 1/8 बच रहा है। बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ध्यान से समझिएगा। आपके पास बच क्या रहा है, आपने 2 लिख दिया, 3x लिख दिया, बचेगा तो यही दोनों ना बच रहा है दोस्त। तो हमने क्या लिख दिया, 1/8 लिख दिया है। अब इसको -√2 लिख देंगे। यहाँ तक आपका सब क्लियर हो गया है दोस्त। अब समझिए एक बार आगे लेके चलते हैं। ये आपका एक तुलना कर रहे हैं दोस्त, समझिएगा ध्यान से, तुलना कर रहे हैं किससे, फॉर्मूले से। ये आपका तुलना करेंगे तो ये a² हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका a हो जाएगा, और ये आपका b हो जाएगा, और बाकी ये बचा -√2 आपका क्वेश्चन से। अब समझिएगा यहाँ पर, अब हमको फॉर्मूले में a² मिल गया, 2ab मिल गया। अब हमको ज़रूरत है b² का, प्लस b² का। किसका, प्लस b² का। अभी तक हमने फॉर्मूले में अपने समीकरण में कोई चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं आया, सब कुछ हमारा समीकरण बैलेंस है। अब हमको कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखना है दोस्त, और समीकरण भी चेंज नहीं होना चाहिए। हमको कोई एक्स्ट्रा लिखना है और समीकरण भी नहीं चेंज होना चाहिए, नहीं होगा तो उसमें क्या करना होगा, जितने नंबर से जोड़ेंगे उतने नंबर घटा लेंगे, तो समीकरण हमारा चेंज होगा, नहीं होगा। अब चलिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम दोस्त, हम प्लस b² और माइनस b² करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको a² प्लस 2ab और प्लस b² इसको लेकर दोस्त हमको फॉर्मूला बनाना है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख दीजिए, अब यहाँ पर b कितना है दोस्त, समझिएगा b कितना है, 1/8 है। कितना है, 1/8 है। अब लिख दीजिए 3x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये a कितना है 3x, b कितना है 1/8, और ये आपका -2 पहले से ही है, -2 रूट में है दोस्त, लिखेंगे ये -2 रूट में है। और b² क्या हो जाएगा दोस्त, 1/64। b कितना है, 1/8 है, लेकिन आपको क्या लिखना है, b² लिखना है, और ये माइनस में कर देंगे, ये प्लस में किए हैं तो ये माइनस में 1/64। अब देखिएगा, अब ये आपका और ये आपका मिलकर क्या हो जाएगा दोस्त, 3x क्या हो जाएगा दोस्त, 3x प्लस 1/8 का होल स्क्वायर, और बाकी जो बच जाएगा दोस्त आपका ये -164 और -√2, ये आपका ये अलग बच जाएगा। और इसको आप इधर लाएंगे जब, तो समझिएगा इधर आप बराबर के इधर इस साइड लाएंगे, एक सेकंड रुकिएगा दोस्त, बराबर के जब आप इस साइड लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/64 और +√2। ये आप इसको किस में कर दिए दोस्त, स्क्वायर, वो पूर्ण वर्ग बना दिए। क्या बना दिए, पूर्ण वर्ग। यही है प्रोसेस दोस्त पूर्ण वर्ग बनाने का। अब समझिएगा, इसमें आपने पूर्ण वर्ग बनाने में इसको क्या घटाया जोड़ा, क्या घटाया जोड़ा आपने, कितना, 1/64, 1/64, यानी कि 1/64 आपने जोड़ा और घटाया तो आपका पूर्ण वर्ग बना। तब आइए देखिएगा, अब हमारा क्या है दोस्त, क्वेश्चन क्या है, हमने ये किया, इसको पूर्ण वर्ग बनाया, और हमने क्या जोड़ा घटाया था, हमने क्या जोड़ा घटाया था दोस्त, 1/64। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो समीकरण है उसको पूर्ण वर्ग बनाना है। आपने पूर्ण वर्ग बनाया और कैसे बनता है आप सीख गए। और इसमें हमने उस पूर्ण वर्ग बनाने के दौरान हम क्या जोड़ घटा रहे थे, -b² और +b², और b कितना आया था, 1/8, लेकिन हमको जोड़ना जो घटाना था b² करना था। क्या करना था, b², यानी हमको -b² और +b² करना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/8 का होल स्क्वायर, 1/8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/64। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से समझाएं दोस्त, एक बार वीडियो को रिवाइंड कर समझ लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है और क्या जोड़ना घटाना पड़ता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए आइए चलते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिएगा, द्विघात समीकरण 2x² - √5x + 1 के। अब इसमें आपको समीकरण दे दिया है, बताना है क्या दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, या दो बराबर वास्तविक मूल है, या कोई वास्तविक मूल नहीं है, या दो से अधिक वास्तविक मूल है। अब समझिएगा, यहाँ पर जो भी आपको देगा दो समीकरण, उसका जितना भी अधिकतम घात होगा, अब जैसे इस समीकरण दिया है, इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसके हमेशा मूल क्या होंगे, 2 होंगे। मूल क्या होंगे, 2 होंगे, 2 से अधिक नहीं होंगे। तो ये आंसर ऐसे ही
कट जाएगा। डी ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने कह रहा है मूल 2 से अधिक होंगे, जबकि हमने पढ़ रखा है कि किसी भी समीकरण में या बहुपद में अगर उसका हम कोई भी मूल या शून्यक निकालते हैं तो उसके मूल और शून्यकों की संख्या उतना ही होगी जितना उसके चर वाले नंबर के मैक्सिमम घात होगा। अब इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम घात 2 है, तो इसके मूल और शून्य कितने होंगे? 2 ही होंगे। अब आइए चेक करते हैं कि दोनों भिन्न है या दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए आपको b² - 4ac लगाना पड़ेगा। तो b कितना है? देखिए b कितना है? √5 है। √5 माइनस √5 है, तो इसको आप स्क्वायर करेंगे। अब -4 है, a कितना है? 2 है, c कितना है? 1 है। ये आपका हो जाएगा 5 माइनस ये आप क्या हो जाएगा दोस्त? 8 हो जाएगा, यानी -3। यानी कि d ये क्या हो गया? ये d हो गया। और d आपका लेस देन 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्त? -3 आ रहा है। यानी कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। यानी कि अगर हमारा जब d या फिर b² - 4ac अगर माइनस में आ जाता है तो वो वास्तविक मूल्य नहीं देगा। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी प्रकार आपको कोई भी समीकरण दे देगा, उसमें पूछ देगा कि इसके 2 बराबर मूल्य निकालें, तो आप b² हैं कि नहीं चेक करने के लिए तो बोल देगा कि इसके 2 मूल्य बराबर हैं कि नहीं, तो आप b² - 4ac फार्मूला लगाइएगा। इसी प्रकार और भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए दोस्त, अब 9वां क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से किस समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल्य हैं? अब देखिए सामने आपके आ गया 2 भिन्न वास्तविक मूल्य हैं। 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा? b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा। अब इस चारों समीकरण में दोस्त, इस चारों समीकरण में जिसका b² - 4ac अगर 0 से आ रहा है वही 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होगा। आइए चेक करते हैं। इसमें देखिएगा b कितना है? 1 है, -4, a कितना है? 1 है, c कितना है? -5 है। अब ये देखिए, ये गुणा कीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 20, और इसके साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये आपका गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? माइनस, ये आपका -20। अब माइनस माइनस गुणा कीजिएगा तो प्लस, यानी कि 21। यानी कि इसका b² ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि ये 2 वास्तविक भिन्न मूल्य मिलेंगे। 2 वास्तविक भिन्न मूल्य मिलेंगे, ये हम कैसे पता करेंगे? b² - 4ac अगर ज़्यादा है 0 से तो वो 2 भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल्य होंगे, और बराबर तब होंगे जब b² - 4ac बराबर 0 होगा। अगर वही b² - 4ac लेस देन 0 आ जाता है तो अवास्तविक यानी वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी। ये आपका b हो जाएगा। आइए चलते हैं 10th में। देखिए 10th में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। यानी कि कह रहा है कि जो भी समीकरण नीचे दिया गया है किसके वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। वास्तविक मूल्य नहीं होने का क्या मतलब है दोस्त? b² - 4ac लेस देन 0। अब चारों में से चेक कीजिए, एक बार अपने से कैलकुलेशन कीजिए और देखिए b² - 4ac किसका मान 0 से कम आ रहा है। ये आप अपने से करेंगे दोस्त। SW है। और समीकरण दिया है दोस्त x² + 1 का होल स्क्वायर - x² बराबर 0 है। के 4 वास्तविक मूल हैं, यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है दोस्त कि इसके कितने मूल होंगे। अब समझिएगा, अब इसको पूरा कैलकुलेशन कर एक बार देखिए। इसका लिखेंगे तो x⁴ + 1 + 2x² माइनस x² बराबर 4। अब समझिएगा x⁴ + 1 ये इससे घट जाएगा तो ये हो जाएगा +x² बराबर 4। अब समझिएगा, हमने आपको अभी जस्ट बताया था दोस्त कि कोई भी समीकरण हो, अगर उसके मूल्यों की संख्या जानना है तो उसमें देखना है कि जो चर नंबर है उसका सबसे बड़ा घात क्या है। तो सबसे बड़ा घात कितना है? 4 है। यानी कि इसके 4 वास्तविक मूल्य हो सकते हैं। इसके क्या हो सकते हैं दोस्त? 4 वास्तविक मूल्य हो सकते हैं। इसमें और ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसके 2 वास्तविक मूल्य होंगे, नहीं ये नहीं हो सकते हैं। इसके 2 वास्तविक मूल्य होंगे, नहीं होंगे दोस्त। 1 होगा, नहीं होगा। 4 होगा, यही आंसर होगा। ये भी नहीं होगा। क्यों 4 होगा दोस्त? कि हमने अभी देखा, कैलकुलेशन किया कि हमारे x के पावर मैक्सिमम कितना आ रहा था? 4 आ जा रहा था। और हमने आपको बता कर रखा है कि किसी भी चर नंबर के सबसे मैक्सिमम घात जितना होगा उसके मूल्य उतने होंगे। अब आइए चलते हैं। इतना दोस्त था आपका ऑप्शनल क्वेश्चन। इस प्रकार आएंगे और आप इसी प्रकार करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है संक्षिप्त में, यानी कि इनको बराबर लिख कर करना है, कैलकुलेशन कर करना है। आइए चलते हैं, करते हैं। समझिएगा क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p
P फॉर विच द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज द 6 टाइम्स द अदर। समझिएगा, इसमें कह रहा है कि पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ये आपको समीकरण दिया हुआ है और इसका p का मान बताना है। क्या? p का मान बताना है। और कह रहा है कि इस समीकरण के दो मूल हैं। कितने मूल हैं? दो मूल है, जिसमें से जो एक मूल है वो दूसरे मूल का 6 टाइम है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। यानी कि कह रहा है, सिंपल ध्यान समझिएगा, हिंदी में एक बार क्वेश्चन समझा रहे हैं दोस्त। आपको दिया है एक समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0 समीकरण दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि इसके दो मूल हैं, जिसमें से एक मूल इसके दूसरे मूल से 6 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट मूल अल्फ़ा है, तो सेकेंड मूल क्या हो जाएगा दोस्त? 6 अल्फ़ा। क्या हो जाएगा दोस्त? 6 अल्फ़ा। अब आपको क्या निकालना है? पी निकालना है। अब समझिएगा, अब पी निकालना है तो अगर आप पहला मूल बराबर दूसरा मूल, फॉर्मूला याद होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता था दोस्त? माइनस बी बाई ए। यानी कि दो मूलों का जब योग करना था तो उसका क्या फॉर्मूला बनना था? माइनस बी बाई ए। अब दोनों मूलों को जोड़िए, दोनों मूलों को जोड़ेंगे, यानी कि हम माने हैं एक मूल अल्फ़ा है, दूसरा मूल 6 अल्फ़ा है। दोनों मूल को एक अल्फ़ा प्लस एक 6 अल्फ़ा। अब माइनस बी क्या है? ये माइनस हो जाएगा। अब बी क्या है? माइनस 14 है, बटा में एक क्या है? पी है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्त? ये 7 अल्फ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 अल्फ़ा। और ये क्या हो जाएगा? 14 बटा पी हो जाएगा। और आप यहाँ से निकालेंगे दोस्त, समझिएगा, यहाँ से निकालेंगे तो पी बराबर क्या होगा दोस्त? 14 बटा 7 अल्फ़ा। ये कटेगा, ये आपका हो जाएगा 2 बटा अल्फ़ा। ये p बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 2 बटा अल्फ़ा। यहाँ अभी p का मान आया। अभी एक और मान निकालेंगे यहाँ से। देखिएगा, अल्फ़ा आपको अभी आपने दो मूलों के योग का फॉर्मूला लगाया। अब आपको दो मूलों के योग का फॉर्मूला लगाएं, आपने अभी देखा, और हमने गुणनखंड का फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि जब दो मूलों का गुणा करेंगे तो क्या होता है? c बाई ए होता है, c बाई ए होता है। अब दोनों मूलों को आपस में, समझिएगा, दोनों मूलों को आपस में गुणा कर रहे हैं तो उसका होता है फॉर्मूला c बाई ए। दोनों मूल यानी एक अल्फ़ा है, एक क्या है? 6 अल्फ़ा है। और c कितना है इसमें? देखिए c कितना है? 8 है। और a कितना है? p है। और यहाँ से आप निकालेंगे दोस्त, तो ये आपका 6 अल्फ़ा स्क्वायर होगा और 8 बटा पी हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे? अल्फ़ा निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त? अल्फ़ा निकालेंगे और इसमें पुट करने का कोशिश करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ से एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पर पेज में देखते हैं, दूसरा पेज है, एक सेकेंड रुकिएगा दोस्त। यहाँ पर देखिए शॉर्ट में, अब यहाँ से हम निकालेंगे दोस्त, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ समझिएगा, ये 6 है, इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 8 बटा 6 पी हो जाएगा। और यहाँ से कट करेंगे तो ये 2 से 4 और 3 पी होगा। यानी कि एक अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? 4/3 आ रहा है। और यहाँ से एक अल्फ़ा क्या आ रहा है? यहाँ से अगर एक अल्फ़ा निकालेंगे, समझिएगा, यहाँ से एक अल्फ़ा निकालेंगे, यहाँ से दोस्त ये 2/p आएगा। क्या आएगा? 2/p। अब यहाँ पर अल्फ़ा के जगह पर हम 2/p पुट कर देंगे, 2/p पुट कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे और ये आ रहा है 4/3p। क्या है? 4/3p। थोड़ा देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे दोस्त, थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कर लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/p स्क्वायर बराबर 4/3p। एक p इससे कट जाएगा, इसे एक p यहाँ पर जब जाएगा तो इससे कट जाएगा और ये आपको ये इससे कट जाएगा और बचेगा क्या दोस्त? p बराबर 3। p बराबर क्या बचेगा? 3। p बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? p बराबर क्या हो जाएगा? 3। ये आपको 2017 में CBSE बोर्ड में पूछा था दोस्त ये क्वेश्चन। समझिएगा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है, उसमें p का मान पूछ दिया है और बोला है कि एक अल्फ़ा यानी कि एक जो उसका मूल है दूसरे मूल से 6 गुना है। अब आपको क्या करना है? दो फॉर्मूले यूज करना है। ये दोनों अल्फ़ा
का प्लस और अल्फ़ा का गुणनफल, ये दोनों फार्मूले यूज करेंगे, उनसे आप p निकाल लेंगे और आपका p बराबर 3 आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना दिया गया है, इसका क्या करना है, रूट फाइंड करना है। आप जल्दी से कीजिए। रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। समझेंगे दोस्त कैसे करेंगे। जब हमने आपको बताया था कि आपको मध्य पद विभक्त लगाएंगे, जब भी कुछ नहीं लिखा है कि हाँ आप इसी से निकालिए इसके रूट, अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, अब इसमें देखिए, इसमें सिर्फ रूट निकालने के बारे में बात कर रहा है, तो आप सिंपल मध्य पद विभक्त करेंगे, मिडिल टर्म को तोड़ेंगे और वहाँ से आप रूट निकालेंगे। अब समझिएगा मिडिल टर्म को, ये क्या प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है कि ये वाले भाग को जो x² के साथ है और ये वाले भाग को, दोनों को आपस में गुणा करेंगे। आपस में गुणा करेंगे तो देखिए दोस्त क्या मिलेंगे, 5 × 2 बराबर 10, क्या हो जाएगा, 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 10। अब समझिएगा, ये वाले नंबर को आपस में गुणा किया जाता है और बीच वाले नंबर को इस प्रकार तोड़ा जाता है कि उनका गुणा करने पर, ये दोनों नंबर को गुणा करने पर जो प्राप्त हुआ है वो मिलना चाहिए, और प्लस जोड़ने पर जो बीच वाला है वो मिलना चाहिए। तो अब समझिएगा, अब यहाँ पर रूट 2x² और इसको 5x प्लस 2x प्लस ये 5 रूट 2 लिखते हैं, तो कोई समस्या नहीं दोस्त। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब ये रूट 2 और 5 रूट 2 को गुणा कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। कितना आ रहा था, 10 आ रहा है। और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो भी 10 आ रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 7x आ रहा है, यानी कि हमारा अभी तक का कैलकुलेशन सब सही है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इन दोनों को एक साथ लीजिए, इन दोनों को एक साथ लीजिए। आइए करते हैं, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, x कॉमन लग रहा है, तो x कॉमन निकालेंगे तो 2 रूट x प्लस 5 बचेगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा दोस्त, समझिएगा, इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा, रूट 2 निकालेंगे, रूट 2 यहाँ से निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा, रूट 2x बचेगा और ये 5 बचेगा। अब यहाँ से देखिए कॉमन उठाइएगा तो ये दोनों कॉमन यहाँ से मिल जाएंगे। रूट 2, एक सेकंड रुकिएगा दोस्त, रूट 2x प्लस 5, तो यहाँ से क्या बचा, x प्लस रूट 2, और ये किसके बराबर, 0, यानी कि आप दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ से निकालेंगे x का मान क्या आ जाएगा, -5 बटा में रूट 2, और ये x प्लस रूट 2 इसको भी 0 कर देंगे और यहाँ से मान आ जाएगा x माइनस रूट 2। ये आपका 2 आंसर आ जाएंगे दोस्त। हम यहाँ पर दोस्त आपको समझाने का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप पहले से पढ़ कर रखें तभी ये हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तब, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम ये पहली बार देख रहे हैं और हमको समझ में भी आ जाए, तो दोस्त थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप पहले से पढ़े हैं तो आप ये अपने से ही कर ले जाएंगे, और हमने क्या किया, क्या प्रोसेस लगाया, आप बखूबी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। समझिएगा दोस्त, क्या कह रहा है कि b = 0, c नॉट इक्वल टू, समझिएगा, c 0 से लेस देन है, c लेस देन 0 है तो क्या सत्य है कि x² प्लस b x प्लस c बराबर 0 के मूल संख्यात्मक रूप से बराबर परंतु विपरीत चिन्हों के होंगे। अपने उत्तर का उचित उत्तर दीजिए। समझिएगा क्या कह रहा है, अगर आपको कह दे रहा है कि b 0 हो जा रहा है और c 0 से नीचे है, तो क्या इनके जो मूल निकलेंगे संख्यात्मक रूप से बराबर होंगे, इनके विपरीत चिन्ह हो सकते हैं। समझिएगा क्या कह रहा है, कि आपको ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया है। पहला कंडीशन दे दिया है कि अगर b बराबर 0 हो जा रहा है, दूसरा कंडीशन दे रहा है कि c लेस देन 0 हो जा रहा है। तो क्या इसके जो मूल निकलेंगे, दो निकलेंगे तो संख्यात्मक रूप से बराबर होंगे और चिन्ह में विपरीत होंगे। तो आइए देखते हैं। समझिएगा दोस्त, अगर हम इसे x² प्लस bx -4 लिखते हैं तो कोई समस्या दोस्त, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि c क्या होना चाहिए, 0 से नीचे होना चाहिए। c 0 से नीचे है, देखिए c 0 से नीचे है, आप यहाँ पर देखिए c 0 से नीचे है। क्यों? क्योंकि हमने -4 लिखा है और 0 से ये नीचे ही है। अब देखिए
अब पहला कंडीशन अपनाते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि b बराबर 0, अब ये b बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये -4 बराबर 0। अब समझिएगा, अब एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0, यही तो बचा। अब सामने आगे देखिएगा एक्स स्क्वायर, अब इसको लिखते हैं 4 के बराबर, क्यों, क्योंकि बराबर कुछ सट जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब समझिएगा, अब यहाँ से हम एक्स, आप जानते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर है, क्या है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, और ये प्लस, इसका स्क्वायर रूट होता है -2 और +2। तो आपने देखा दोस्त अभी कि किस प्रकार दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, लेकिन इनके चिन्ह क्या है, विपरीत है। इनके चिन्ह क्या है दोस्त, इनके चिन्ह क्या है, विपरीत हैं। तो बिल्कुल यह उत्तर औचित्य है, यानी सही है, यानी कि जो कहा गया है वो बिल्कुल सही है, यानी दो संख्यात्मक रूप से बराबर मिलेंगे और उनके विपरीत चिन्ह होंगे, और उत्तर का औचित्य उदाहरण देना है तो आपने उदाहरण ये एग्जाम्पल देकर समझ गया। चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझेगा यहाँ पर क्या कारण निम्नलिखित में से प्रत्येक में द्विघात सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। और आपने अभी देखा था, जस्ट पढ़ा था, दो द्विघात सूत्र क्या होता है, किसी भी द्विघात सूत्र से मूल निकालना है तो x बराबर क्या होता है, -b प्लस √b² -4ac बटा में 2a, और एक हो जाएगा -b -b² -4ac बटा में 2a। ये दोनों फॉर्मूले हैं दोस्त, ये दोनों क्वेश्चन इस पर आप अपने से लगा लेंगे। द्विघात सूत्र क्या होता है आपने देखा था, जस्ट अपने हमने तथ्यों को रिवीजन करा रहा था तो उसमें बताया था। हमने दोनों को हालांकि एक साथ लिख दिया था, यानी कि दोनों को एक साथ लिखेंगे तो -b प्लस √ में b² -4ac बटा में 2a लिखा जाता है। जबकि उसके दो मूल्य होते हैं, एक प्लस के साथ अलग क्रिया करेंगे, एक माइनस के साथ अलग क्रिया करेंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल a उठाना है, b उठाना है और c उठाना है, और इस क्वेश्चन में इस जगह में पुट कर देना है और आपको आंसर लाना है। चलिए इसको आप करेंगे दोस्त अपने से। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या, गुणनखंडन विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल, अब गुणनखंडन करना है दोस्त, यानी कि मध्य पद विभक्त कर आपको करना है। एक हम बता दे रहे हैं, दूसरा आप अपने से करेंगे, समझिएगा। गुणनखंडन कर रहा है दोस्त गुणनखंडन विधि द्वारा। गुणनखंडन विधि का मतलब, गुणनखंडन विधि का मतलब यही है दोस्त कि आप जो भी आपको समीकरण दिया गया है उसमें आपको क्या करना, मूल ज्ञात करना है, यानी कि जो आप अभी मध्य पद विभक्त लगाए थे वही लगा देंगे। आपका गुणनखंडन विधि वही है दोस्त, उसमें यानी मध्य पद विभक्त करना है। अब समझिएगा, अब यहाँ से आप पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जो समीकरण दिया गया है दोस्त, यानी कि इसके हर में कुछ दिया गया है, इसको हर नीचे से हटा देना है, और जब नीचे से हर हटाएंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लीजिए, एलसीएम 3 ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 6x², ये +5x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 6, और ये 0, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। 6x² + 5x - 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये आपका समीकरण मिल गया, और इसमें आप द्विघात मध्य पद विभक्त लगाइए। अब देखिए इसको और इसको गुणा करेंगे तो -36 होगा। क्या होगा, -36 हो जाएगा। अब +5 को इस प्रकार तोड़ना है दोस्त कि गुणा करने पर -36 मिले और जोड़ने पर या घटाने पर +5 मिले। तो अब देखिए -9x + 4x लिखेंगे तो गुणा करने पर 9x क्या हो जाएगा, -36, और जोड़ने पर क्या होगा, +5x, यानी कि आप इस प्रकार इसे कर ले जाएंगे। इससे आगे बढ़िएगा दोस्त। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्त। अब 6x² -9x + 4x प्लस, यहाँ से देखिएगा क्यों इसमें प्लस है, तो यानी कि 9x वाला प्लस होगा, प्लस 9x - 4x, और ये आपका -6x, और यहाँ से आप कॉमन निकालिए, आपका गुणनखंड आपको मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार इसमें भी करना है दोस्त। 5 का एलसीएम ले लीजिएगा और 5 इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और आप आगे इसको प्रोसेस कर ले जाएंगे। इसी प्रकार आपको गुणनखंडन करना है दोस्त। अंततः आपको ही कैलकुलेशन करना है, और आपको करना ही पड़ेगा दोस्त, अभी नहीं तो एग्ज़ाम में बैठकर। उससे अच्छा है कि आप अभी कर लें और एग्ज़ाम में आपके लिए आसान हो जाएगा। चलेंगे दोस्त, 3 क्वेश्चन हो रहे दोस्त, जल्द से जल्द देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। हम अभी आपको एक चैप्टर लेकर चल रहे हैं दोस्त। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ है, समीकरण द्विघात समीकरण है। इनमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे ऑप्शन के थ्रू या अपने लघु, और ये आपका दीर्घ है। हमने लगभग सभी क्वेश्चनों को देखा है और एक एक क्वेश्चन को आपके सामने लाए हैं दोस्त, जो इम्पोर्टेंट लगा कि हाँ आपके एग्जाम में आ सकता है,
हमने आपको यहाँ पर ला दिया है। अब इस प्रकार कर ले जाएंगे, समझ जाएंगे, आसानी से पेपर में सोल्व कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्त। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के वास्तविक मूल हैं। यदि वास्तविक मूल हैं तो उन्हें ज्ञात करें। वास्तविक मूल हैं ये पहले देखना है। अगर वास्तविक मूल हैं तो उनके मूल वास्तविक मूल हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आप समझिएगा वास्तविक मूल हैं कि नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, b² - 4ac वास्तविक मूल होने के लिए या फिर ये 0 के बराबर हो जाए या फिर यह 0 से बड़ा हो जाए। यानी कि b² - 4ac निकालेंगे, अगर वो 0 से बड़ा हो रहा है या फिर 0 के बराबर आ जा रहा है तो वास्तविक मूल बनेंगे और वहाँ से आप इनके मूल निकालेंगे। पहले चेक करेंगे कि वास्तविक मूल हैं कि नहीं है। पहला चेक कीजिए, b² क्या है, 2 है, 2 का लिखेंगे, -4 लिखेंगे, a लिखेंगे और c क्या है, -3 है। यहाँ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4, ये समझेगा, ये आपका 8 3 24, यहाँ से देखिए 4 3 12 -12 हो जाएगा। अब 12 8 96 यानी -96 और ये दोनों माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 है। और किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, यानी किसके मूल्य क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल्य क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक। और इसका आप गुणनखंडन कर कर मूल निकालेंगे। गुणनखंडन कैसे करेंगे दोस्त, गुणनखंडन अभी हमने आपको बताया, 8 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -24 आएगा। क्या आ जाएगा, -24 और 2 है, और 2 को इस प्रकार लिखना है दोस्त कि गुणा करने पर -24 आए। कितना आए, -24 है, लेकिन इनको गुणा करने पर क्या आ जाए, मतलब जोड़ने और घटाने पर क्या आए, 2 आए। तब सोचिए कि ऐसा कौन सा चीज़ है, यानी कि अगर -6 +6 और 4 ले रहे हैं तो इनको -4 इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 आएगा। +2 हमको चाहिए, +2 मिला। गुणा करेंगे -24 यानी कि यह जो 2x है ये बटेगा 4x में और -4x में। इस प्रकार लिखेंगे दोस्त और कर ले जाएंगे। इसी प्रकार इसका चेक करेंगे दोस्त, b² - 4ac पर चेक करेंगे। अगर इसका मूल्य 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ रहा है तो वास्तविक संख्याएं मिलेंगी। अगर 0 से कम आ जा रहा है यानी माइनस में आ जा रहा है तो इसका मूल्य निकालेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि अगर वास्तविक मूल्य मिल रहा है तभी आप इसके मूल्य निकालें। आप सेकंड कीजिएगा दोस्त। चलिए 2 लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, इसे करते हैं और यहाँ पर सेशन हमारा लगभग सभी क्वेश्चन रिवीजन के साथ और क्वेश्चन के साथ समाप्त हो जाएगा। समझिएगा क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है तो वो अपने व्युत्क्रम से 160 गुने के बराबर हो जाती है। वो संख्या क्या है, समझिएगा। हम मान लेते हैं वो प्राकृतिक संख्या x है। क्या है, मान लेते हैं वो प्राकृतिक संख्या क्या है, x है। जब उसमें हम 12 की वृद्धि कर रहे हैं तो यानी कि इसमें हम 12 की वृद्धि कर दिए, 12 की वृद्धि कर रहे हैं तो वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है। यानी कि वो अपने व्युत्क्रम के 160, यानी कि अगर हम इस संख्या में 12 जोड़ दे रहे हैं, कोई भी एक संख्या है, मान लीजिए x है, उसमें अगर हम 12 जोड़ रहे हैं तो वो अपने व्युत्क्रम के, व्युत्क्रम मतलब कि अगर ये 5 है तो इसका व्युत्क्रम 1/5 होगा। क्या होगा, 1/5 होगा। उसी प्रकार ये x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। और कह रहा है कि जब आप उसमें 12 जोड़ रहे हैं तो वो अपने व्युत्क्रम के 160 गुना मिल रहा है। तो हमारा तैयार हो गया क्वेश्चन। हमने एक संख्या माना, उसमें 12 जोड़ा और बोल रहा है क्वेश्चन में दोस्त कि 12 जोड़ने के फलस्वरूप वो अपने व्युत्क्रम का 160 गुना हो जा रहा है। तो हमने लिख दिया व्युत्क्रम का अपने 160 गुना हो जा रहा है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x इधर लाइए, x इधर लाएंगे तो x² + 12x हो जाएगा और इधर 160 हो जाएगा। आपको मिलेगा x² + 12x - 160 और आप गुणनखंडन कर लीजिए। गुणनखंडन करना हमने आपको बताया है, अंततः आप गुणनखंडन करके इसका आंसर ला लीजिए। ये आप गुणनखंडन अपने घर पर करेंगे दोस्त, इसका आप गुणनखंडन अपने घर पर करेंगे। अभी कॉपी पर राइट डाउन करेंगे और इसका गुणनखंडन आप निकालेंगे बखूबी अच्छे तरीके से। गुणनखंडन कैसे करना है, सिंपल, इन दोनों को गुणा करना है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -160। अब 12 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर 160 आना, -160 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर 12 आना चाहिए। और यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन समझिएगा दोस्त। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी है दोस्त, क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी है जो 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी
यही दूरी 5 किलोमीटर अधिक चाल से तय करती तो 48 मिनट कम समय लगता है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बताइए। यानी कि प्रारंभिक चाल हम मान लेते हैं x है। प्रारंभिक चाल हम क्या मान लेते हैं दोस्त? x। प्रारंभिक चाल x। प्रारंभिक चाल जब x है तो प्रारंभिक समय कितना लगेगा? तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा में समय। ये आप फॉर्मूला जानते होंगे दोस्त। तो हमने आपको अभी बताया, फॉर्मूला बताया दोस्त, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यानी कि अगर हम मान लिए हैं कि प्रारंभिक चाल x है, अगर उसका हम समय निकालना चाहते हैं, तो समय मान लेते हैं t है। तो यहाँ से समय ये t है, ये d है और ये s है। तो क्या हो जाएगा दोस्त? दूरी कितना है? 360 बटा में चाल हमने क्या मान लिया है? प्रारंभिक x। क्या मान लिया है दोस्त? x। यानी कि शुरुआत में जब वो ट्रेन x गति से चल रही है तो वो t समय में पहुंच रही है। अब प्रश्न अनुसार देखिएगा, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न में दोस्त? समझेगा। प्रश्न में कह रहा है कि अगर हम चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दे रहे हैं तो अब जो उसको समय पहुंचने में लग रहा है वो 48 मिनट कम लग रहा है। कितना लग रहा है दोस्त? 48 मिनट कम लग रहा है। जितना पहले लगता था उससे कम लग रहा है। अब समझिएगा, अब वही दूरी है, x + 5 हो जा रहा है। x + 5 क्यों हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 किलोमीटर हम अधिक चाल उसका कर दिए, तो हमने भी यहाँ पर 5 किलोमीटर अधिक चाल कर दिया है। अब समय कितना लग रहा है? जितना पहले लगता था उससे 48 मिनट कम लग रहा है। पहले कितना लगता था? t लगता था। अब कितना लग रहा है? -48 मिनट। अब 48 को घंटे में बदल देंगे तो 60 से भागा कर देंगे। घंटे में क्यों बदलना है? क्योंकि हमको यहाँ पर किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में और ये घंटे में है, तो हम मिनट को मिनट में क्यों रहने दें? इसको भी किस में करेंगे? घंटे में करेंगे। अब समझिएगा, अब ये 360 बटा x + 5 है और ये t क्या है? यहाँ से देखिए t क्या है? 360 बटा x। अब माइनस ये 12 चौका 48, 12 25 60। अब आपको यहाँ से क्या करना है? कैलकुलेशन करना है और यहाँ से क्या कर आपको x का मान निकालना है। और इतना आपको करना पड़ेगा दोस्त, इतना आपको करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है दोस्त। यहाँ से देखिए, अब इसको सिंपल क्या करना है? इस साइड लाना है। इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इस साइड लाएंगे तो अब या फिर इसको इस साइड लाइए या फिर इसको इस साइड लाइए। इतना तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा दोस्त। जब आपको हमने एक विधि था उस विधि के थ्रू आपको बता दिया क्या करना है, कैसे निकालना है, हमने आपको शुरू अंत तक पहुंचा दिया। अब आपको इसके आगे कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन कर आपको चाल निकालना है। और ये आपका कार्य है दोस्त और आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जब यह एग्ज़ाम में आ जाएगा तो वहाँ आपको विधि समझने का ज़रूरत है, जो हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार निकालना है चाल के फॉर्मूले और दूरी ये फॉर्मूले लगाकर, और अंत में आपको कैलकुलेशन करना है। और ये आप कैलकुलेशन HW में करेंगे इसको। तो कैसा लगा सेशन दोस्त? आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश किया आपको कि सभी एक चैप्टर, इसी तरह आपको 3-4 चैप्टर जितने भी हैं सभी चैप्टरों का रिवीजन कराएंगे और ऑप्शन जितने भी ऑप्शनल यानी जितने भी 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे वो सभी क्वेश्चन आपको ले आकर कराएंगे दोस्त। बिल्कुल निफिक्र रहिए, आप रिवीजन कीजिए, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए और अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में बैठिए। एग्ज़ाम जरूर देने जाइएगा दोस्त, क्योंकि जिस प्रकार ये एग्ज़ाम देंगे उसी प्रकार आप बोर्ड में फाइनल बैठकर एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम अगले चैप्टर को देखेंगे, रिवीजन करेंगे, उनके प्रश्नों को लगाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।